बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स से एक टॉपिक दैट इज़ 6.9 एनर्जेटिक्स ऑफ द सॉल्यूशन। एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सिंपल ये है कि जब एक सॉल्यूशन बनता है उस दौरान जो एनर्जी की चेंजेस आती हैं उसे आप एनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानते हो। अब एक सिंपल जब सॉल्यूशन बनता है तो उस प्रोसेस का नाम हमारे पास होता है डेसोल्यूशन। व्हेन the process of dissolving a solute into solvent it is simply called as dissolution। जब आप एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो उस प्रोसेस को कहा जाता है डेसोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का बनना, दैट इज कॉल्ड एज डेसोल्यूशन। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये इंपॉर्टेंट है। डेसोल्यूशन की डेफिनेशन आ सकती है। अब डेसोल्यूशन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो स्टेप्स हैं आपके पास तीन। द सब फर्स्ट स्टेप ये है कि एक्सपेंडिंग सॉल्वेंट। आपको पता है जब भी हम सोल्यूट सॉल्वेंट को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो जो सॉल्वेंट और एक जो सॉल्वेंट है उसकी अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है। पहले हमें क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। तो इसे क्या कहेंगे, एक्सपेंडिंग सॉल्वेंट। एक्सपेंडिंग सॉल्यूट का भी मतलब इसी तरह से आप लेंगे कि सॉल्यूट सॉल्यूट की जो आपस की इंटरेक्शन होगी हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। इस तरह से ये जो पहले स्टेप है ये प्रेपरेटरी स्टेजेस हैं कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन को, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, इनको तोड़ा गया ताकि यहाँ पे इनफ एरिया बन जाए जहाँ पे आके स्पेस बन जाए जहाँ पे आके सॉल्यूट इंटरेक्ट कर सके। और दूसरे स्टेप में हमने सॉल्यूट सॉल्यूट के इंटरेक्शन को, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक किया ताकि सॉल्यूट अब जाके सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर सके। तो ये दोनों प्रेपरेटरी स्टेजेस के बाद हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों को अलाउ करते हैं कि वो आपस में इंटरेक्ट करके हमें सॉल्यूट बना के दें। और जब सॉल्यूट बनता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेसोल्यूशन। तो डेसोल्यूशन की डेफिनेशन और इसके ये तीन जो स्टेप्स हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ से जो दूसरा हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज द स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन से क्या मुराद है। डेल्टा इज नॉट सॉल्यूशन से क्या मुराद है, या एस भी लिखा हो उससे क्या मुराद है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन से मुराद हमने लेना है कि द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of a substance is dissolved in a solvent to give infinitely dilute solution. The change in enthalpy during that process it is called as standard enthalpy change of the solution. We can simply define it कि जब भी आपके पास इसमें दो से तीन चीज़ें बताई जा रही हैं कि आपके पास 1 मोल सब्सटेंस हो, 1 मोल सब्सटेंस का मतलब वो आपका सोल्यूट हो, आप उसको डिसॉल्व करें सॉल्वेंट के अंदर। अब सॉल्वेंट एक्सेस के अंदर मौजूद हो सकता है, इतना सॉल्वेंट आप उसके अंदर ऐड करो कि आपको इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन मिले। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो और सॉल्यूट कम हो, उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इन्फिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 मोल सब्सटेंस का डिसॉल्व किया जाए वाटर के अंदर, तो उस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन के दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आ जाता है, इंथैल्पी चाहे रिलीज हो चाहे अब्जॉर्ब हो, उस इंथैल्पी के चेंज को आप नाम देते हो स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर हो रहा है तो स्टैंडर्ड चेंज ऑफ इंथैल्पी होगा, और अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर सिंपली आप इसको चेंज इन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहोगे। यहाँ पे इसकी दो एग्जांपल्स कोट की गई हैं, एक है अमोनियम क्लोराइड की और एक है सोडियम कार्बोनेट की। क्योंकि जो ये जो चेंज है ना इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, ये दोनों वेज में हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब एक आपके पास सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, जब इससे हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, तो ये हमें दो तरह के आयंस बना के देता है, एक अमोनियम आयंस और दूसरा क्लोराइड आयन। इसके दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आता है वो हमारे पास होता है जी डेल्टा एच, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 16.2 किलो जूल पर मोल। ये स्टेप नंबर 1 के लिए। अब प्लस का साइन शो कर रहा है कि रिएक्शन क्या है आपके पास, एंडोथर्मिक है। ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो सकता, हमें हीट इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दूसरा सॉल्ट आपके पास है सोडियम कार्बोनेट। जब हम इसे वाटर में ऐड करते हैं और इसकी डेसोल्यूशन होती है, यानी कि इसका सॉल्यूशन फॉर्मेशन होती है, तो ये हमें दो तरह के आयंस बना के देता है। 2 मोल्स ऑफ सोडियम आयन बना के देगा और साथ में कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। इस दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आता है, यानी कि इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज -25 किलो जूल पर मोल। अभी जो माइनस का साइन है दैट इज शोइंग कि रिएक्शन आपके पास क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ। अब चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुआ है चाहे एंडोथर्मिक हुआ है, जब सॉल्यूशन बना है, डेसोल्यूशन हुई है ओवरऑल, तो इस दौरान जो भी इंथैल्पी का चेंज आया है दोनों को जनरली कलेक्टिवली हम लोग नाम देंगे चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन। अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर होगा तो ये डॉट जो है शो कर रहा है कि स्टैंडर्ड चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन, और अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर अमल नहीं होता तो फिर सिंपल इसे हम चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन कहते हैं।
अब डेसोल्यूशन को यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को स्टडी कर लिया। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डेसोल्यूशन को कवर करते हैं, यानी कि गवर्न करते हैं उसको, स्पीड अप, स्पीड स्लो डाउन, या फिर उसकी एफिशिएंसी यानी कि रेट को बढ़ा सकते हैं। तो वो जो फैक्टर्स जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे डेसोल्यूशन के प्रोसेस को, वो दो हैं। एक पहला है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? इट इज़ द अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको कवर करती है कि जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा आपके पास अट्रैक्शन होगी बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स। और दूसरा है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या करती है? इट कंट्रोल्स द ब्रेकिंग ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। जो आयोनिक कंपाउंड आप डिसॉल्व करना चाह रहे हो पानी के अंदर, वाटर सॉल्वेंट के अंदर, उसकी जो ब्रेकिंग है बॉन्ड्स की, उसको कंट्रोल कौन करेगा? लैटिस एनर्जी। अब इन दोनों को इंडिविजुअली हमने अलग से स्टडी करना है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसका भी बन सकता है, लेकिन डेसोल्यूशन के लिए आपने याद रखना है कि डेसोल्यूशन का जो प्रोसेस है सॉल्यूशन का बनना, हाइड्रेशन एनर्जी उसके लिए अगर होगी आपके पास, हाइड्रेशन एनर्जी भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है और लेटिस एनर्जी भी एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है। लेटिस एनर्जी तो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी दोनों के फैक्टर्स हमारे टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रेशन को। ये एक अलग से हमारा टॉपिक एक तरह का बन जाएगा। हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या होता है? याद रखना है आपने, दो तरह के प्रोसेस हम जो जब सॉल्यूशन फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं, तो दो तरह के प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं। एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन कह लें कि इट इज़ द सिंपल इंटरमिक्सिंग ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आयन डाइपोल फोर्सेस की मदद से, एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। और हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस है वाटर की ब्रेकडाउन, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में अगर आप किसी चीज़ को ब्रेक करते हो, वाटर भी ब्रेक होकर उसके साथ बॉन्डिंग करेगा केमिकली और कुछ नई चीज़ें बनाएगा, उसे कहेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस कहें तो एंड पे जो लाइसिस का वर्ड है ये शो करता है कि वहां पे ब्रेक डाउन हुई है, जबकि यहाँ पे ब्रेक डाउन कोई किसी चीज की नहीं होती। खैर, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाइड्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स एंड इंटरेक्ट विद द सोल्यूट आइंस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन के अमल के दौरान जो फोर्सेस बनती हैं उन्हें कहा जाता है आयन डाइपोल फोर्सेस। और जब आयन डाइपोल फोर्सेस डिवेलप होती हैं उस दौरान जो इंथैल्पी का चेंज आता है, that change is called as enthalpy of the hydration and it is denoted with delta H hydration। अब किस तरह से हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है इसको आपने डायग्राम की मदद से भी शो करना है। डायग्राम की मदद से आप इसको कैसे शो करोगे? सपोज आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया, तो सोडियम का जो केटाइन है और क्लोराइड का जो एनाइन है, इनको वाटर के रिस्पेक्टिव जो इसके अपोजिट एंड्स होंगे वो सराउंड करेंगे। जैसे ये पॉजिटिव है तो इसको वाटर का नेगेटिव एंड जो है ना वो सराउंड कर लेगा। इस तरह से आपने रैंडम इसके साथ ना इसको सराउंड करा देना है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओवरऑल हाइड्रेशन। यहाँ पे नेगेटिव एंड सारे बना दें वाटर मॉलिक्यूल के। वाटर मॉलिक्यूल में नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स होते हैं। जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पोलैरिटी होती है। तो ये सारी साइड से आप रैंडमली इसको शो कर दें, इधर भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और लाजमी तौर पे आप ऊपर चार्ज भी लगाओगे जब आपने इसको सराउंड कराना है, कि क्योंकि केटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव साइड से इसको सराउंड कर सकती हैं। अब ये ओवरऑल जो यहाँ पे हमने शो किया, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम केटाइन, उसके अपोजिट आयन ने उसको सराउंड कर लिया। और यहाँ पे अब हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि एनाइन को किस तरह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे सराउंड करेंगे। एनाइन है हमारा क्लोराइड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसको चारों तरफ से रैंडमली ऐसे ओमनी डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में आपने सराउंड करा देना है किससे? वाटर के पॉजिटिव एंड से। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी ओवरऑल, यहाँ पे हाइड्रेशन हो जाएगी क्लोराइड के एनाइन की विद द हेल्प ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो इन डॉटेड लाइन में अब आपको हाइड्रोजन को अटैच करना है। पार्शियल पॉजिटिव बनाए हाइड्रोजन के ऊपर जो इसको डायरेक्टली अटैच हो रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे भी अगेन सब के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव बना दें। जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव होंगे और ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड था उसका एक आयन है, क्लोराइड एनाइन और सोडियम का केटाइन। एक साइड पे इन आयन है यानी कि केटाइन है या चाहे एनाइन है,
एक साइड पे आयन है और दूसरी साइड पे डाइपोल है वाटर के डाइपोल का मतलब पानी के अंदर दो तरह के पोल्स होते हैं, एक होता है पार्शियल पॉजिटिव और एक होता है पार्शियल नेगेटिव। वाटर के डाइपोल और आयन के दरमियान फोर्सेस बन रही हैं, जिसे हम लोग आयन डाइपोल फोर्स का नाम दे रहे हैं। तो हाइड्रेशन की जो फोर्सेस जिम्मेदार होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दोज आर कॉल्ड एज आयन डाइपोल फोर्सेस। और इसी के साथ हमने इंथॉल्पी ऑफ हाइड्रेशन को भी डिफाइन किया, जो ज़्यादा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि द इंथॉल्पी चेंज, डेल्टा एच का मतलब इंथॉल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर टू मेक इनफिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये बिल्कुल इससे मिलती जुलती डेफिनेशन थी कि वो वाला इंथॉल्पी का चेंज, हीट का चेंज, जब आप क्या करते हो 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हो इतने वाटर के अंदर जितना उसे चाहिए कि हमारे पास इनफिनिट डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाए, उस दौरान जो इंथॉल्पी का चेंज आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इंथॉल्पी ऑफ द हाइड्रेशन। अब इंथॉल्पी ऑफ हाइड्रेशन को कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, या एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। जैसे ये ऑर्डर बना हुआ है तो ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है, मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। पहला जो फैक्टर है दैट इज चार्ज ऑन द आयन, दूसरा फैक्टर है साइज ऑफ द आयन। अगर चार्ज जो है आयन के ऊपर ज्यादा होगा तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे अगर आप इनमें से देख लें तो ज़्यादा चार्ज किसके ऊपर है, सोडियम एल्यूमिनियम के ऊपर है। चार्ज ज़्यादा होने से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होगी आयन की तरफ, उससे जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इसलिए हम कहते हैं चार्ज ऑन द आयन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाइड्रेशन एनर्जी। ये चीज़ें अपनी बुक पे नोट डाउन कर लिया करें, बहुत हेल्पफुल होती हैं एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए। जब एमसीक्यूज का पेपर आता है तो मैक्सिमम 1 मिनट होता है एक एमसीक्यू के लिए, तब आप पूरा टॉपिक रिकॉल नहीं कर सकते। अगर इनकी इस तरह से की पॉइंट्स आपने स्टिकी नोट्स पे बना के अपनी बुक पे लगाए हुए हैं और खुद से लिखे हुए भी हैं अपने हाथों से, तो फिर वो काफ़ी देर तक याद रह जाते हैं। एग्जाम के लिए ये ट्रिक्स बहुत काम करती हैं, हेल्प करती हैं। तो साइज ऑफ आयन, पहले तो चार्ज ऑफ द आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी के। दूसरा है साइज ऑफ द आयन, अगर आयन है जैसे क्लोराइड है या सोडियम है तो ये साइज इनवर्सली रिलेटेड होता है हाइड्रेशन एनर्जी के। अगर साइज ऑफ आयन ग्रेटर होगा हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होगी क्योंकि अट्रैक्शन ही कम होगी, और अगर साइज ऑफ आयन स्मॉलर होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। बुक के अकॉर्डिंग हमने इन दोनों फैक्टर को एक ही हेडिंग के अंडर कवर कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज चार्ज डेंसिटी एंड हाउ इट कंट्रोल्स द हाइड्रेशन एनर्जी। चार्ज डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज द चार्ज पर यूनिट एरिया। अब चार्ज डेंसिटी डिसाइड कैसे की जाती है, चार्ज डेंसिटी डिसाइड की जाती है अगर किसी आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा हो और उसका साइज स्मॉलर हो, यानी कि स्मॉलर साइज आयन कंटेनिंग हाई चार्ज, इट विल बी कंसिडर एज हैविंग हाई चार्ज डेंसिटी। एक ऐसा आयन जिसका साइज क्या हो, स्मॉलर हो और उसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो, उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा कंसिडर की जाती है। और वाइस वर्सा, यानी कि अगर चार्ज कम होगा और साइज ज्यादा हो जाएगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग कि अगर किसी आयन का साइज स्मॉलर है, उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। और जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा कंसिडर की जाएगी। अब सोडियम अगर हम बात करते हैं तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सबसे कम है। इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी देखो तो ज्यादा है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। अब आपके जहन में आ रहा होगा सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका 13, तो साइज तो इसका बड़ा है, ठीक है। तो फिर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा कैसे हो गई, अभी तो हमने कहा कि इन्वर्स है। जब केटाइन को देखा जाए जितना ज्यादा चार्ज होता है उसका साइज उतना स्मॉलर होता जाता है। सोडियम का जो केटाइन है इसके ऊपर पॉजिटिव +1 का चार्ज है, इसके ऊपर +2 का, इसके ऊपर +3 का। जितना ज्यादा चार्ज उतना साइज केटाइन का कम हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा आयन है आपके पास और इसके ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज है, इसलिए इसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज्यादा है। तो इन तीनों के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम के केटाइन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसकी जो इंथॉल्पी ऑफ हाइड्रेशन है या हाइड्रेशन एनर्जी है वो इन दोनों से ज्यादा होगी। और सबसे कम जो आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो सोडियम के केटाइन की होगी। उसकी वजह यह है, एक तो इसके ऊपर चार्ज इन तीनों में कम है और दूसरा इसका साइज, इन तीनों में इसका साइज ज्यादा है। दैट्स वाई इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगी। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये लाजमी तौर पे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आपने अच्छे से एक दो बार सोच समझ के पढ़ना है, बुक पे भी गिवन है, लेकिन यहाँ मैंने चीज़ों को कुछ अरेंज करके कुछ ट्रिक्स बना के यहाँ पे लिखा है, तो आप कोशिश करें इसको इस तरह से टैकल करें। यहाँ पे एक फैक्टर तो हमने डिस्कस कर लिया जो रेजोल्यूशन को कवर कर रहा था,
और दूसरा हमारे पास है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके साथ एक ट्रेंड भी दिया गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि लैटिस एनर्जी को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआओं में याद रखें और टॉपिक पढ़ते रहें। कहीं समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, हम जहाँ भी आपकी कोई क्वेरीज होंगी, प्रॉब्लम होगी, हम उसको दोबारा वीडियो में कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।